अब हम अगला इसका सेकंड पार्ट जो है उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं इंटरप्रेटिंग मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कनेक्टिव टिश्यू के नॉन कॉन्टेक्टाइल टिश्यूज बेसिकली एक्टिविटी शो करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SCQ में आती होती है। तब आपने सिर्फ SCQ ही नहीं, अकेले में डायग्राम ही नहीं सिर्फ बना देनी होती है, आपने जो साथ में ये नहीं है ये वाला पैराग्राफ जिसमें सिर्फ इसकी इन रीजन्स की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आपने वो भी लिख देनी है। लेकिन अगर LEQ आता है तो आपने ये सारा A to Z लिखना है। ठीक है, ये देखो मैंने बुक मार्क भी लगाया हुआ है सिर्फ इसी वजह से कि बहुत इंपॉर्टेंट LEQ है। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन और लेंथनिंग जो होती है डेल्टा L/L, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होती है बेसिकली हमारे पास इसकी रेशो होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमने एक फोर्स अप्लाई शुरू की है तो टो रीजन आता है। टो रीजन ये होता है कि आप थोड़ी सी फोर्स लगा रहे हो और वो उसको अभी इतना रेजिस्ट नहीं कर रहा, ना उसको किसी लिहाज से भी वो रेजिस्ट कर रहा है, बस स्ट्रेच हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया है। लेकिन अब क्या हुआ, आपने स्ट्रेच जो है फोर्स जो है उसको इंक्रीज कर दिया। अब ये इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, वो वापस अपनी जगह पे आ रहा होता है, आ सकता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपने मजीद फोर्स लगाई है विद प्रोलॉन्ग टाइम, यहाँ पे विद प्रोग्रेसिव टाइम हमने ज़्यादा फोर्स लगाते रहे हैं, तो क्या हुआ है, हमारे पास वहाँ पे प्लास्टिसिटी आ गई, डिफॉर्मेशन हो गई। आप एक दफ़ा इतनी लगाओगे तो फौरन नहीं होती, विद टाइम होती है, प्रोग्रेसिव होती है। और उसके बाद नेकिंग आ जाती है। नेकिंग हमारे पास वो रीजन होता है जहाँ पे हमारे पास टिश्यूज जो है वीकनिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द मसल्स। और जब हमारे पास फेलियर है तब हमारे पास जो है जो मसल्स जो हैं उनमें टीयर आने लग गए, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। अब हम इनकी आगे आगे हमारे पास 3 तरह के स्ट्रेस होती है, टेंशन, कंप्रेशन और शियर। टेंशन का हमें पता है कि परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, कंप्रेशन में हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स लगती है लेकिन डायरेक्शन टुवर्ड्स द टिश्यू होती है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन अवे फ्रॉम द टिश्यू होती है, यहाँ पे टुवर्ड्स द टिश्यू होती है। और शियर में हमारे पास पैरेलल फोर्स लगती है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टिश्यू। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके रीजन्स के, टो रीजन क्या है, इलास्टिक रीजन और लीनियर रीजन क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, जिस लिमिट तक हमारे पास इलास्टिसिटी शो कर सकता है और उस रीजन से वो वापस अपनी शेप में जाएगा, तो हमारे पास वो इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, ये लिमिट है, ये रेंज है। इस पूरी लाइन को रेंज कहेंगे लेकिन ये लिमिट है, इस पॉइंट के अकेले को लिमिट कहेंगे। प्लास्टिक रेंज में क्या है हमारे पास, जहाँ तक वो हमारे पास प्रोग्रेसिव टाइम के साथ स्ट्रेच हो रहा है लेकिन हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही है, व्हेन द स्ट्रेस इज रिलीज्ड हमारे पास वापस बैक टू लेंथ नहीं जा रहा है, ये हमारे पास प्लास्टिक रेंज आ जाएगी। अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं हो रही लेकिन रप्चर हो रहा है, तो ये बात उसको हाईलाइट की हुई है मैंने कि हमारे पास कोलेजन जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है प्रोटीन, तो हमारे पास इंडिविजुअल फाइबर स्ट्रेच नहीं हो रहे, यहाँ पे आप रप्चर होने लग गए। और in the plastic range it is rupturing of the fiber that result in increased length and is what probably occurs during stretching procedures. फिर उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाता है, ये अकेला SCQ में भी आ जाता होता है, जिसके अंदर ये रीजन ऑफ नेकिंग में हमने कहा ना कि बहुत थोड़ी फोर्स अब रिक्वायर्ड होती है वीकनिंग ऑफ मसल्स, क्योंकि ऑलरेडी हो रही होती है और रैपिड फेलियर की तरफ जा रहा होता है, तो बहुत कम फोर्स अब रिक्वायर्ड है डिफॉर्मेशन के लिए। मैक्सिमम टेंसाइल डिफॉर्मेशन of isolated collagen fibers prior to failure is 7 to 8%। लेकिन जब हमारे पास होल लिगामेंट विथस्टैंड करेगा स्ट्रेन को, वो हमारे पास 20% से 40% तक है, फेलियर आ गया। रप्चर ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड फेलियर। स्ट्रक्चर स्टिफनेस क्या होगी, जब हमारे पास
इस जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, बेसिकली हमारे पास यंग मॉड्यूलस को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि हमारे पास स्लोप ऑफ लीनियर पोर्शन ऑफ कर्व इज नोन एज यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी and represent the stiffness of the tissue. Tissues with greater stiffness have a higher slope in the elastic region of the curve and there is less elastic deformation. तो जो हमारे पास टिश्यू स्टिफ होते हैं ना, उनकी हमारे पास हायर स्लोप्स होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी इलास्टिक लिमिट जो होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि वो स्टिफ है। लेकिन वाइस वर्सा फॉर्म में हमारे पास अगर हमारे पास जो मसल है वो कम स्टिफ है तो उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो नीचे होगी, उसकी स्लोप भी नीचे ही होगी। Contractures and scar tissue have greater stiffness, probably because the greater degree of bonding between the collagen fibers and their surrounding matrix. कि जब हमारे पास contractures बनते हैं तो हमारे पास collagen fiber बहुत strong bonding कर देंगे, तो हमारे पास जब उनको रिलीज करना होगा तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फोर्स रिक्वायर्ड होगी उनको लगाने के लिए, उनको रिलीज करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्चर्स को। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना कॉन्ट्रैक्चर्स और स्कार टिश्यू जो है वो हमारे पास स्टिफनेस ज़्यादा शो करेंगे तो उनकी स्लोप भी ज़्यादा होगी। आगे हमारे पास क्लिनिकल टिप है बहुत इंपॉर्टेंट कि ग्रेड 1, 2 और 3, ग्रेड 1 में हमारे पास माइक्रो फेलियर है, ग्रेड 2 में हमारे पास मैक्रो फेलियर, ग्रेड 3 में हमारे पास कंप्लीट रप्चर हो जाता है। आगे हमारे पास ये डायग्राम सिर्फ करने वाली है इसके अंदर कि अगर हम कांस्टेंट लोड के साथ विद टाइम जा रहे हों तो हमारे पास जो क्रीप स्ट्रेस रिलैक्सेशन और क्रीप स्ट्रेस लोडिंग इनके अंदर किस तरह की हमारे पास स्लोप्स आएंगी। एक हमारे पास अपवर्ड जाएगी और फिर आगे कांस्टेंट हो जाएगी, एक हमारे पास लोड जाएगी और एक कांस्टेंट हो जाएगी। ये हमारे पास इसमें लोडिंग हो रही है, इसमें रिलैक्सेशन हो रही है। अब अगला हम लोगों ने पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये 7 है। अलाइनमेंट के पोजीशनिंग क्या होगी, लिम्ब की, पेशेंट की, थेरेपिस्ट किस साइड पे खड़ा होगा, स्टेबलाइजेशन के हम लोगों ने एक जॉइंट को स्ट्रेच करने के लिए अगर हमारे पास जो दूसरा जॉइंट उसको हेल्प आउट कर रहा था उस मूवमेंट के लिए तो हमने उसको कैसे स्टेबलाइज करना है, इंटेंसिटी क्या होगी, किस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को अप्लाई करेंगे स्ट्रेच के लिए, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए हम करेंगे, स्पीड किस वेलोसिटी के साथ हम करेंगे कि पहले हम स्लो करेंगे फिर फास्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम हम करेंगे और मोड के कौन सी फॉर्म ऑफ स्ट्रेच को हम अप्लाई करेंगे, स्टैटिक होगी, बलिस्टिक होगी कि साइक्लिक होगी, मैनुअल होगी, मैकेनिकल होगी कि सेल्फ होगी, पैसिव होगी, असिस्टेड होगी कि एक्टिव होगी। ये टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इनकी टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, आगे आ जाता है। थोड़े पेज ऊपर नीचे हो गए हैं, ये आ गया टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। 9 टाइप्स हैं, स्टैटिक, साइक्लिक, बलिस्टिक, प्रोप्रियोसेप्टिव, पीएनएफ जिसे कह रहे होते हैं, मैनुअल, मैकेनिकल, सेल्फ, पैसिव, एक्टिव। ठीक हो गया। इनकी डेफिनेशंस आती नहीं है वैसे, लेकिन अगर करनी हुई तो बहुत आसान है, मैं बता देती हूँ। वैसे स्टैटिक में हम लोगों ने एक पेशेंट को हम लोगों ने एट रेस्ट करके करना होता है, साइक्लिक में हम लोगों ने रेपिटेशंस कर रहे होते हैं, बैलिस्टिक में हम लोग, बैलिस्टिक मतलब ये होता है ना कि एकदम हम लोगों ने स्ट्रेचिंग करनी होती है, बैलिस्टिक का मतलब एकदम से एक फोर्स लगाई है। प्रोप्रियोसेप्टिव पीएनएफ पूरा आपको एलईक्यू है, इस पे आपको एक्सप्लेन वहाँ करूंगी मैं। मैनुअल में हमारे पास पेशेंट खुद कर रहा होता है, मैकेनिकल में हम लोग एक डिवाइस साथ यूज कर रहे होते हैं, सेल्फ में भी पेशेंट खुद कर रहा होता है, मैनुअल में थेरेपिस्ट कर रहा होता है, सेल्फ में पेशेंट खुद कर रहा होता है, पैसिव में पेशेंट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे होते हैं, और एक्टिव पैसिव में खुद वो अप्लाई कर रहा होता है और एक्टिव में हम लोग खुद उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। पैसिव में पता है क्या होता है, कैसे स्ट्रेचिंग होती है, अगर आप अपनी सिटिंग कर रहे हो और लेग्स को स्ट्रेट कर लेते हो तो हम, और अपने जो फीट हैं उनको विदाउट टचिंग योर हैंड्स आप खुद अपने
डोर्सी फ्लेक्शन करने की कोशिश करते हो या प्लांटर फ्लेक्शन करने की कोशिश करते हो ना, तो हमारे पास जो लोअर लिम्ब जो है, हमारे पास लेग के मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेचिंग आप खुद फील करोगे विदाउट टचिंग योर हैंड्स। हैंड्स के थ्रू आपने नहीं करना, आप सिर्फ उनकी खुद प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन कराने की कोशिश करोगे ना स्ट्रेट लेग्स के साथ सिटिंग में, तो आप जो स्ट्रेचिंग करोगे पैसिव हो रही होगी और एक्टिव में आप खुद पेशेंट के ऊपर कर रहे हो। बैलिस्टिक में रैपिड, फोर्सफुल, इंटरमीडिएट स्ट्रेचिंग होती है, हाई स्पीड होती है और हाई इंटेंसिटी होती है। रैपिड मैंने कहा ना फौरन करने वाली होती है। इधर लिखा हुआ है कि टिश्यूज, अब हम लोग ये बैलिस्टिक जो है वो किस फैक्टर्स को देख के हम लोगों ने करना होता है कि जब टिश्यूज वीकेंड होते हैं इमोबिलाइजेशन और डिसयूज की वजह से डेंस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्रोनिक कॉन्टेक्चर्स हो जाते हैं, हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन हम यूज कर रहे होते हैं, इट बिकम मोर ब्रिटल एंड टियर, कि हम लोग के पास जो है ना इस तरीके से हम लोग उसको बैक टू रिकवरी लेके आते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SCQ के लिए, और ये एक LEQ जब स्ट्रेचिंग का आता है ना तो उसका एक पार्ट भी है ये, एक आप LEQ आगे करोगे उसके अंदर से एक सिंगल पार्ट है कि हमारे पास कौन सी कंसिडरेशंस ऑफ रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेचिंग। ये 8 क्वेश्चंस हैं जो आपने याद रखना है कि हमारी जो एग्जाम रिजल्ट्स हमने जो लिए हिस्ट्री ली है उस पर एविडेंस ऑफ पेन और इन्फ्लेमेशन अगर है नहीं है तो उसके मुताबिक हम कौन सी स्ट्रेचिंग करेंगे, कितनी देर से हाइपोमोबिलिटी हुई है, स्टेज ऑफ हीलिंग क्या है जो हमारे पास POP या हमारे पास कास्ट वगैरह या इमोबिलाइजेशन करने के बाद, फिर उसके बाद कौन सी वाली पहले हमने स्ट्रेचिंग की थी और पेशेंट का उस पर क्या रिस्पॉन्स था, अगर पॉजिटिव था तो उसे कंटिन्यू करो, नेगेटिव था तो आपने देखना है कि कहाँ पे हमारी गलती थी कि हम लोगों ने ये वाली सिलेक्ट की थी, तो हमने उस चीज़ को करेक्ट करना है। अंडरलाइन डिजीज क्या है उसका सारा कि हमने देखना, उसके मुताबिक उस स्ट्रेचिंग का इफेक्ट तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद एबिलिटी ऑफ एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ पेशेंट कितनी है, क्योंकि अगर पेशेंट की पार्टिसिपेशन आ जाती है ना तो हमारे पास उतना ही उस गोल को अचीव करना आसान हो जाता है। In assistance from the therapist or caregiver necessary to execute the stretching procedures and appropriate stabilization, कि स्टेबलाइजेशन प्रॉपर दी जा रही है कि नहीं, अगर नहीं दी जा रही तो उस फैक्टर को इम्प्रूव करें, और अगर दी जा रही है तो आगे देखना है कि हमने साइज और स्ट्रेंथ ऑफ थेरापिस्ट कितनी दे रहा है वो स्ट्रेचिंग के दौरान। साइज मतलब कि कितनी फोर्स और स्ट्रेंथ कितनी पावर के साथ वो हमारे पास स्ट्रेचिंग प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा ना कल इंशाल्लाह हमारा एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट, आपको पता लग रहा होगा कितनी दफ़ा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने वो भी लगाया हुआ अपना बुक मार्क, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इधर से हो जाना चाहिए। PNF बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग टेक्निक्स के अंदर अलग है, रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस के अंदर अलग है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर अलग से है, तो वो इन दोनों की स्टेटमेंट्स को देख के फिर आपने LEQ सॉल्व करना है। ठीक हो गया। यहाँ हम लोग अपनी मीटिंग एंड करते हैं। कोशिश करें कि ये वाले चैप्टर्स आप साथ साथ ज़रूर पढ़ते रहो, क्योंकि ये 4, 5, 6, 7 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। अभी कर लोगे तो फ़ायदे में हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।